हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग फिर से करने कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ हैं, लेकिन आज हम लोग क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट्स के टॉपिक के साथ हैं और वो टॉपिक है आप लोगों के चैप्टर 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये साइंस चैप्टर के फिजिक्स सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर लिया गया है। अगर आप लोग का बुक का देखा जाए तो ये आप लोग का चैप्टर 10th है और हिंदी मीडियम वालों के स्टेट बोर्ड वालों के लिए प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि आप लोगों को मैथ का 7th चैप्टर था वो, और उसको हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट की 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को लेकर उपस्थित हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे टॉपिक को बहुत ही बारीकी से करेंगे। इसमें कई वीडियो जाएंगे। ये थोड़ी लंबी चैप्टर है आप लोगों की और ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से बोर्ड में लगभग मैं कम बोलूँ तो 10th मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं इस चैप्टर से सिर्फ। और अभी तो आप लोगों का सीबीएसई में केस बेस्ड भी आने लगे हैं, तो इस चैप्टर से भी केस बेस्ड रहते हैं। आप लोगों का सीबीएसई सैम्पल पेपर है उसमें भी इस चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस चैप्टर को केस बेस्ड क्वेश्चंस को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इस वीडियो में इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कॉन्सेप्ट पर ही करेंगे। और इस चैनल पर क्या है कि पहले कॉन्सेप्ट वीडियो आती है और उससे रिलेटेड फिर प्रैक्टिस वीडियो आएगी, ठीक है। तो पहले हम लोग इस चैप्टर के सारे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस पर प्रैक्टिस वीडियो मतलब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में या फिर आप लोग के टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के जो भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर की मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के मीनिंग मतलब ये क्या कहना चाहता है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइट है क्या, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में हैं तो लाइट के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे लेकिन समझेंगे जरूर कि लाइट क्या है। जैसे हम लोग लाइट के अगर डेफिनेशन का बात करें तो लाइट के डेफिनेशन में सबसे पहले आता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाई द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू सी एनीथिंग दैट इज अराउंड अस। मीन्स कि जो भी हमारे चारों तरफ है, जो भी सामान, जो भी वस्तु हमारे चारों तरफ है, उसको हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो वह लाइट के सहायता से देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रकाश की सहायता से हम लोग देख पा रहे हैं। लाइट को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऊर्जा का एक रूप। प्रकाश को ऊर्जा का एक रूप बोला गया है। लाइट ऑफ एनर्जी क्यों बोला जाता है? लाइट ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि लाइट जो है फोटोन को कंटेन करता है। लाइट कंटेन फोटोन विच इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको दो तरह से हम लोग समझेंगे और इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ेंगे लेकिन क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि लाइट जो है वो फोटोन कंटेन करता है। बहुत सारे पार्टिकल्स से बहुत सारे पार्टिकल से कॉम्बिनेशन से लाइट होता है और उसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन का मतलब क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स नेचर का, सॉरी, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो एक ट्रांसवर्स नेचर का है। मतलब ये कि लाइट अगर एक वेव है तो वो कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करता होगा, ठीक है। तो प्रोपोगेट करता है तो प्रोपोगेट करने के लिए उसको कहीं ना कहीं एक काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके कारण जो लाइट का जो पार्टिकल है वह एक जगह से दूसरे जगह क्या होते हैं, वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वेव में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह लाइट के वाइब्रेशन के कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए लाइट को क्या बोला गया है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। जो भी हमारे चारों तरफ है वो लाइट की सहायता से ही हम लोग देख पा रहे हैं। ये लाइट था, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये क्या है? तो ये दोनों एक्चुअल में लाइट का क्या है? प्रॉपर्टी है। ये दोनों क्या है? लाइट का
प्रॉपर्टी है, लाइट के माने प्रकाश के गुण है। ठीक है, प्रकाश का अगर हिंदी में मैं डेफिनेशन बोलूं तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश के दो गुण हैं, गुण परिवर्तन और अपवर्तन। परिवर्तन और अपवर्तन जो है प्रकाश का गुण है, मतलब कि लाइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पर ध्यान देंगे। मतलब आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी देखेंगे तो रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट है। रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो प्रॉपर्टी क्या है, उसके कुछ रूल है, उसके कुछ लॉ है। उसके बाद फिर मिरर के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे करते फिर हम लोग लास्ट में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जैसे जिस तरह से बुक है उसी तरह से हम लोग भी पढ़ेंगे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन होता क्या है, मतलब कि परावर्तन होता क्या है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या कि कोई भी जब भी लाइट आ रही है और किसी सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में अगर वापस चले जा रही है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मीन्स कि द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन मतलब क्या कि एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, तो हम लोग उसको परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन, चलिए इसको हम लोग तो नोट्स टाइप पे लिख लेते हैं। रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन हम लोग लिखते जा रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन हिंदी में परिवर्तन, इंग्लिश में हम लोग नोट करवाएंगे और हिंदी में बोलते जाएंगे। तो अगर आप कोई स्टेट बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं तो मुझे सुनकर भी वो लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू अ सरफेस through the surface in the same medium ठीक है, मीडियम का मतलब क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन क्या है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट थ्रू द सरफेस इन द सेम मीडियम। मतलब ये कि रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर कोई लाइट का रे आती है, ठीक है, और किसी सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाता है। बाउंस बैक का मतलब ये कि जिस मीडियम से वो आया था ठीक उसी मीडियम में बैक चला जाता है। मतलब टकराने के बाद, मतलब कि उससे स्ट्राइक होने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इफ इट रिफ्लेक्ट बैक then that process is called reflection। अगर हिंदी में बात करूं तो प्रकाश की किरणें जब किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है तो उस प्रक्रिया को परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, और अब जब रिफ्लेक्शन का ये था, अच्छा मीडियम के बारे में मैं बोला था। मीडियम मतलब क्या कि मीडियम का मतलब क्या कि मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, तो अगर मैं इस मीडियम के बारे में बात करूं, बाहरी जो मीडियम के बारे में बात करूं, यह एक एयर का मीडियम है, ये जो इन्वायरमेंट एक एयर का मीडियम है। लेकिन अगर इस सरफेस के बाद कोई फ्लूइड रहता, कोई लिक्विड रहता, तो वो एक अलग मीडियम हो जाता। ठीक है, तो बस मीडियम का मतलब यही था और यही सेम चीज है। ठीक है ना, यही सेम डिफिनेशन है, लेकिन वहां पर बाउंसिंग बैक नहीं होता है, वह कहीं दूसरे मीडियम में चला जाता है लाइट, और तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ये सेम है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक नहीं होगा, मतलब कि लाइट जब आई तो जो एक मीडियम से रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन करते हैं। लेकिन अभी उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, इस पर भी वीडियो जाएगी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन होगा, हिंदी में मैं बोल चुका हूँ इसका परिभाषा। तो अब जैसे जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि दो लॉ होते हैं। रिफ्लेक्शन का दो लॉ है, दो नियम है। ठीक है, परावर्तन के दो नियम है। ठीक है, जब भी हम लोग परावर्तन का बात करते हैं, जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन का बात करते हैं तो उसके लॉ के बारे में जरूर बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले
कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को हम क्लियर करना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट वीडियो है और कॉन्सेप्ट वीडियो में आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब भी अगर आप वीडियो सच में देख रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग समझेंगे कि इसमें हर एक छोटी छोटी बातों को बताया जाता है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ छोटे पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं, और वो पॉइंट्स क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट्स है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतन किरण। आपतन कोण। ठीक, और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये क्या है। नॉर्मल को बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और थर्ड जो पॉइंट हम लोग देखेंगे वह देखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रवर्तन कोण। ठीक है, प्रवर्तित कोण या फिर प्रवर्तन कोण भी बोलते हैं। ठीक है, प्रवर्तन कोण। ठीक, इसका मतलब हम समझेंगे। ये अगर 3 वर्ड्स का मीनिंग समझ गए, ठीक है, इस 3 वर्ड्स का मीनिंग समझ गए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं बताने के लिए थोड़ा इधर साइड का कुछ मिटाना चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग ये कोई एक सरफेस को लेते हैं। ठीक, ये एक सरफेस है। ठीक है, तो जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन का बात करते हैं तो हम लोग के सबसे पहले दिमाग में कुछ आता है, तो वह है मिरर। ठीक है, मिरर के बारे में, मिरर का बात हमारे माइंड में आता है। रिफ्लेक्शन का नाम सुनते ही मिरर। मिरर का बात क्यों आता है? क्योंकि मिरर जो है एक शाइनी सरफेस है। ठीक है, जो जितना लाइट उस पर इंसिडेंट होता है, जितना लाइट उस पर टकराती है, वो सारा लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, बाउंस बैक कर देता है सेम मीडियम में। इसलिए वैसे बोला भी गया कि शाइनिंग सरफेस इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। और शाइनिंग सरफेस में सबसे पहले मिरर का बात होता है, और मिरर का जो सिंबल होता है वो कोई एक लाइन करिए और इसकी एक तरफ से कोटिंग कर दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं कोटिंग। ठीक है, सिल्वर कोटिंग। इसको हम लोग एक तरफ से क्या किया? कोटिंग कर दिए। कोटिंग करने का क्या फायदा है? कोटिंग क्यों किया जाता है कि अगर कोई लाइट इस पर इंसिडेंट होता है, कोई लाइट इस पर टकराती है, तो वो उसको पास ना करे, उससे पार ना हो जाए। ठीक है, ये कोटिंग करने से क्या होगा? अगर इस पर कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वह उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस कोटिंग के कारण। ठीक है ना, अगर ये नहीं रहेगा तो एक नॉर्मल ग्लास है और ग्लास में लाइट रे पास कर जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपतन कोण, अभिलंब और प्रवर्तन कोण। तो ये क्या है? ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? देखेंगे हम लोग नॉर्मल को। ठीक है, सबसे पहला अगर हम लोग देखने जा रहे हैं तो वह है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब क्या होता है कि अगर कोई लाइट जो है इस पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, कोई लाइट जो है इस पर क्या हुआ? इंसिडेंट हुआ, मतलब कोई लाइट जो है इस पर आया। ठीक है, लाइट की कोई एक रे, ठीक है, प्रकाश की किरण कोई सरफेस पे टकराई, आकर गिरी। ठीक है, तो ये जहां पर आकर टकराई है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं हिंदी में? आपतन बिंदु। यह जो बिंदु है, ठीक है ना, यह जो पॉइंट है, इसको हम लोग ये मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये पॉइंट को जहां पर वो इंसिडेंट रे आकर गिरी है, मतलब यहाँ पे जहां पर इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक हुआ है सरफेस पे, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को। अब क्या होता है, यहाँ जो पॉइंट एक यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं। ठीक, और यह जो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल बनाता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। पहले क्या किए कि एक सरफेस पर कोई एक लाइट रे को हम लोग इंसिडेंट करवाएं, स्ट्राइक करवाएं। उसके बाद वहां पर जहां पर वो इंसिडेंट हुआ है सरफेस पे, वहां पर एक
पॉइंट हुआ, मतलब जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हुआ है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उसी पॉइंट पर एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग बनाते हैं, और यह इमेजिनरी लाइन उस पॉइंट पर राइट एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब कि यही क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल क्या है, द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यह सरफेस का परपेंडिकुलर है, लेकिन कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर वो 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ, तब हम उस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसे काल्पनिक रेखा जो सतह से क्या बनाती है, समकोण बनाती है, यानी सतह से 90 डिग्री बनाती है, किस पर, आपतन बिंदु पर, तब वह जो इमेजिनरी लाइन है, वो जो काल्पनिक रेखा है, उसको हम लोग अभिलंब कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। अब ये नॉर्मल का हम लोग को समझ में आ गया, द इमेजिनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल, ओके। तो ये आप लोग का नॉर्मल हुआ। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हम लोग देखने जाएंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि जो रे इंसिडेंट हो रही है सरफेस पे, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। यह क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। यह क्या है, इंसिडेंट, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक। मतलब कि द रे दैट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, दैट इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक। ये नॉर्मल हो गया, और यहां से टकराने, यहां पर स्ट्राइक होने के बाद एक खास डायरेक्शन में, उसी मीडियम, देखिए ये सेम मीडियम है, उसी मीडियम में ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन किरण, और इसको बोलते हैं आपतन किरण, ठीक है। तो ये जब इंसिडेंट रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और वहां पर एक नॉर्मल है, ठीक। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, नॉर्मल समझ गए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या होता है कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब आपतन कोण क्या है, आपतन कोण वह कोण है जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनती है, मतलब कि ये आप लोगों का क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब कि एंगल ऑफ आपतन कोण, the angle formed by the incident ray and the normal is called angle of incidence, मीन्स कि ये क्या है, एंगल आई है, क्या है, एंगल आई। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई से भी जानते हैं, ठीक। तो यह क्या है, एंगल आई है, ये एंगल का साइन है ऐसे, और ये आई, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, the angle formed by the incident ray and the normal is called angle of incidence। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, the angle formed by the reflected ray and the normal, the angle formed by the reflected ray and the normal, ये एंगल का साइन है और ये आर है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये एंगल का साइन, ये आर, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि परावर्तन कोण क्या है, जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना हुआ है कोण, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। सॉरी, आपतन कोण, ठीक। इसमें कोई दिक्कत, एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं। सबसे पहले एक सरफेस लिया, वहां पर एक लाइट रे आया, प्रकाशीय किरण आया, जो किसी एक पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक इमेजिनरी लाइन का हम लोग बनाए, और वह इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर है क्या, सरफेस का, लेकिन कहां पर, एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और यहां से जो रिफ्लेक्ट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम लोग, अगर आप ये समझ गए हैं, इस तीनों के बारे में आप लोग क्लियर हैं, तब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर आएंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देखने अब जा रहे हैं, ठीक है। उस फिगर को हम लोग नहीं मिटाएंगे, वो फिगर की जरूरत पड़ेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक।
तो यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कि परावर्तन के नियम। क्या इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? परिवर्तन के नियम। स्टेट बोर्ड वाले भी ध्यान दे, बोलते चल रहा हूँ, कहीं कहीं लिख, जहाँ लिखने की जरूरत है लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? दो तरह का होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? टू टाइप। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, इसको ये अगर तीनों आप क्लियर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए, पहला मैं लॉ बताने जा रहा हूं और वो क्या है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ, अच्छा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और सेकेंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो सेकेंड लॉ है वह क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन दी सेम प्लेन। ठीक है, ये सेकेंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक मुझे लगता है कि इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो फर्स्ट लॉ क्या बतलाता है कि ये जो एंगल होगा, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताता है। क्या बताता है? कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब ये कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछना हो, क्वेश्चंस में ये बहुत इजी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन देन यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ क्या, रिफ्लेक्शन। मतलब ये पहला नियम क्या कहता है परावर्तन का, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अगर आपतन कोण दिया हुआ है तो परावर्तन कोण भी वही होगा। यह परावर्तन का पहला नियम कहता है। ठीक, और दूसरा क्या है? दूसरा समझने वाली बात है। मैं क्या लिखा हूं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीन जो है, तीनों का तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में रहते हैं। मतलब क्या, अगर हिंदी में देखें तो आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब एक ही तल में रहते हैं। मतलब क्या, एक ही सेम प्लेन कहने का मतलब क्या, मतलब एक ही तल, माने कि एक ही तल कहने का मतलब क्या, कि ये जो है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारा का सारा क्या है, सेम प्लेन में होता है। ठीक है, सेम प्लेन कहने का मतलब क्या, कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये जो बोर्ड जिस प्लेन में है, तो अगर इंसिडेंट रे इस प्लेन में आया है तो इस जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा उसी प्लेन पे जाएगा। ठीक, और जो अभिलंब भी होगा, मतलब जो नॉर्मल होगा, वो भी उसी प्लेन पे होगा। प्लेन कहने का मतलब क्या, कि मान लीजिए कि ये जो है आपका इंसिडेंट रे है, ठीक, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर ये इस प्लेन पे ये आ रहा है तो ये भी इसी प्लेन में होगा और ये भी, मतलब तीनों का तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। ठीक है, अगर देखिए ऐसे में था तो ये इस प्लेन के बारे में बात करता, अगर मैं इस उंगली को ऐसे कर दूं तो फिर ये इस प्लेन के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है। तो अगर ये जो है ऐसे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट है, ये सारा का सारा क्या है, सेम प्लेन में है। मतलब एक अगर मैं इस पर लकड़ी रखने लगूं तो वह लकड़ी गिरेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? मतलब वो लकड़ी बिल्कुल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वो जो तीनों है वो सेम प्लेन में है। ठीक है। अगर मैं ऐसे समझाना चाहूँ, देखिए ये सेम प्लेन में नहीं है, ये जो है एक इसका एक अलग प्लेन है और ये जो है इसका एक अलग प्लेन है। तो ये कभी भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकता। इसको इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड होने के लिए एक ही प्लेन में जाना पड़ेगा। ठीक है। मतलब कि तीनों जो है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड सेम प्लेन होता है, उसका मतलब ये होगा। ठीक है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पर कुछ इस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म होता है और यहाँ से क्वेश्चंस आने का बस ज्यादा जो चांस होता है वो लिखने के लिए ही आता है, पूछता है। इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं रहते हैं ज्यादातर। और ये हाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा तो आप लोग इन दोनों को लिखना होगा। ये मैथमेटिकली कुछ ऐसे शो करते हैं और इसको तो बस वर्ड्स में लिखना है। ये आप लोगों का क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसी में एक छोटा सा टॉपिक है और वह जो है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर क्या होता है और प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं उसका क्या प्रॉपर्टीज है, मीन्स की द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है ना। प्लेन मिरर के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, प्लेन मिरर के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण। ठीक है ना। समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है उसके गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। वो कैसा समतल दर्पण जो है वो कैसा प्रतिबिंब को बनाता है, मान कि जो प्लेन जो मिरर है वो कैसा इमेज को बनाता है, इमेज के प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है। उसके बाद इस वीडियो उसके बाद हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है। टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बोले तो समतल दर्पण हिंदी में। ठीक है। इमेज मतलब प्रतिबिंब, मतलब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके गुण। समतल दर्पण क्या है, प्लेन मिरर क्या है, जो हम अपने घरों में डेली लाइफ पे यूज करते हैं मिरर को, उसको हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्लेन मिरर कैसा रहता है, बिल्कुल सीधा लाइन और उसको आप किसी एक तरफ से क्या करिए, कोटिंग कर दीजिए। ये आपका प्लेन मिरर का सिंबल है। ठीक है। सिंबलिक प्लेन मिरर ऐसी होता है। ठीक। तो इसका जो इसमें जो भी इमेज बनेगा, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना। ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कभी कभी ये लिखने के लिए आ जाता है, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ठीक है। तो इसको आप लोग हल्के मत दीजिएगा। जो पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सेम साइज। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड मतलब कि ये पहला प्रॉपर्टी क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा। मतलब कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट है अगर इसको प्लेन मिरर के सामने रखा जाए तो बिल्कुल इतना ही साइज का इसका इमेज बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी वस्तु को अगर समतल दर्पण के सामने रखा जाए तो जो वस्तु की साइज होगा, ठीक है ना, जो भी उसका आकार होगा, शेप होगा, बिल्कुल उतना ही साइज का उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक। पहला नियम, पहला प्रॉपर्टी ये है प्लेन मिरर का। सेकंड क्या है, सेम डिस्टेंस। क्या है, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है ना। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या, कि समतल दर्पण प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बनेगा वो स्क्रीन के पीछे तो बनेगा ही, स्क्रीन के पीछे उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। समझ में आया क्वेश्चन? मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 10
मीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो मिरर से डिस्टेंस होगा ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। सेम डिस्टेंस का मतलब ये द डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर में इक्वल होते हैं। ठीक, सेम डिस्टेंस का आने का मतलब ये, और सेम साइज का आने का मतलब ये कि ये जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर से का है हाइट इसका, ये 4 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि 10 सेंटीमीटर जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ठीक, तो बच्चा वहां पर 10 बोल देगा, लेकिन नहीं, मैं क्वेश्चन पर फिर से ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चंस मिरर से इमेज का नहीं पूछ रहा हूं, ऑब्जेक्ट से इमेज का पूछ रहा हूं। मतलब कि यहां से यहां तक 10, तो ये भी तो 10 होगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दैट, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज ऑफ फॉर्म्ड बाय द मिरर। तो जब यहां से यहां तक 10 है तो यहां से यहां तक भी 10, तो ये पूरा का यहां से यहां तक क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये जो क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी से पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस मतलब बच्चे में क्या दिमाग में रहता है कि मिरर से इमेज तक कहीं ना पूछेगा, ये जो होगा वही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है और वो ऑब्जेक्ट से मिरर, ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक का पूछ देता है, और वो 10 + 10 20 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, सेम डिस्टेंस वाला भी प्रॉपर्टी हुआ। और इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, वह क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है। इसका जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक, अब वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी, और इसको बोलते हैं सीधा। मतलब कि समतल दर्पण जो है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो आभासी बनाएगा और सीधा बनाएगा। ठीक है, जो इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है, जो इमेज रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी मिरर अगर वो वर्चुअल बनाता है तो वह इमेज बिल्कुल पक्का क्या होगा, इरेक्ट होगा। अगर कोई मिरर रियल बनाता है तो वह जो है क्या है, वो इन्वर्टेड बनाएगा, मतलब उल्टा बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल और रियल का मतलब हम लोग समझते हैं। वर्चुअल मतलब क्या कि द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये मिरर का स्क्रीन है। अगर स्क्रीन के पीछे में अगर इमेज बनता है, ठीक है, एक्चुअल में पीछे में बनता नहीं है, ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है, ऐसा हम लोग को दिखता है कि मिरर के अंदर में इमेज बन रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, मिरर के अंदर में कोई जगह है नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग को प्रतीत है, अपीयर्स होता है, दिखता है। क्यों, और वो जो दिखता है वो प्रतीत होता है, इसीलिए हम लोग उसको आभासी बोलते हैं, मतलब आभास होता है, इसलिए हम उसको वर्चुअल बोलते हैं। मतलब कि द इमेज दैट अपीयर्स बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है, दैट फॉर्म्ड बिहाइंड द स्क्रीन, ठीक है ना, स्क्रीन के पीछे अगर बनते हुए दिखाई देता है, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। और इरेक्ट मतलब होता है सीधा। ठीक है, तो जो भी प्लेन मिरर होता है ना, वो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, इन सारा प्रॉपर्टी आप लोग कहाँ देख सकते हैं, आपके घर के मिरर में देख सकते हैं। आपके जो घर में मिरर लगे हुए हैं, जब भी आप उस मिरर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिरर के अंदर में बना हुआ ऑब्जेक्ट इमेज है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल। और सीधा तो बनता ही है, हम लोगों का जो भी मिरर में इमेज बनता है वो तो सीधा ही बनता है, जो प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक, सेम डिस्टेंस, हम लोग मिरर से जितना डिस्टेंस पर खड़ा रहता है, लगता है कि जो अंदर में इमेज बन रहा है उतना ही डिस्टेंस पर खड़ा है। सेम साइज होता ही है, जितने साइज का हम लोग हैं बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम मिरर में दिखाता है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और एक फोर्थ जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना है। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक, इसको पार्श्व तत्व कुछ बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझाते हैं हिंदी में भी। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या, कि जब भी हम लोग प्लेन मिरर को देखते हैं,
ठीक है। जब भी हम लोग प्लेन मिरर को देखते हैं तो उसमें अगर हम लोग ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, हमारा इमेज उसमें बन रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा लेफ्ट हाथ हैंड को उठाते हैं, मतलब लेफ्ट मतलब कि अगर बाएं हाथ को उठाते हैं तो इमेज में क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें उधर जो है राइट साइड दिखा रहा है। मतलब ये कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड होता है वह इमेज में राइट साइड दिखता है, ठीक। और जो भी उसका राइट साइड होता है वह प्लेन मिरर की इमेज में लेफ्ट साइड दिखता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है, या फिर लैटरली इन्वर्सन भी बोलते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड इन द इमेज एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन द राइट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं लैटरली इन्वर्सन, ठीक है। और ये भी एक इमेज का प्रॉपर्टी है, और कौन सा इमेज, जो प्लेन मिरर से बन रहा है, ठीक। तो आज के जो भी इस वीडियो में आज हम लोग रिफ्लेक्शन को देखे हैं, लाइट के बारे में समझे हैं, रिफ्लेक्शन को देखे हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ के बारे में समझे हैं, उसमें जितने छोटे छोटे पॉइंट्स थे उसको समझे हैं, और उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है उसके प्रॉपर्टीज को समझे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग कई छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर किए हैं, और इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वह आप लोगों को अब आएगी स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। वह कौन से आएगी, स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है। इसके बाद जो है स्फेरिकल मिरर के मतलब हिंदी में अगर बात करें तो बोलिए दर्पण के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर आएंगे, और बिल्कुल ही इसी तरह कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं, और लास्ट में मैं जो हमेशा बोलता हूँ वही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे मेहनत की जा रही है और आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, या फिर आप थोड़ा भी समझ पा रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इस चैनल के जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं आप लोग को मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।